अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे मास्टर प्लान का बिजनेस के मास्टर प्लान का डे 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये वाला जो क्वेश्चन था ये हम कर चुके हैं। पेपर वही है, हम 2020 का मई जून 11 वेरिएंट। तो ये हमारा पैसेज है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। NWA इज़ अ लार्ज एंड प्रॉफिटेबल एयरलाइन बिजनेस। एयरलाइन बिजनेस से बाकायदा NW is a large and profitable airline business. It has grown quickly over the past 10 years. Past 10 years ये लफ्ज़ भी हम अपनी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। And new aeroplanes have helped to improve its brand image। मतलब कि ये क्या करते होंगे, नए नए एरोप्लेन्स लेकर आते होंगे अपनी सेट के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिसकी वजह से इनकी ब्रांड इमेज पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। NW offers low price flights for tourists to 50 countries। कुछ 50 कंट्रीज होंगे उनके टूरिस्ट के लिए ये। सो NWA offers low price flights for tourists to 50 countries। मतलब कि कुछ टूरिस्ट हैं 50 कंट्रीज के, वहाँ पे ये लो प्राइस अपनी ऑफर करते हैं। सेल्स प्रमोशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ NW's मार्केटिंग मिक्स। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन हमारे पास वो एडवर्टाइजिंग के मेथड्स थे जिसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए बूस्ट लेकर आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन में एक होती है हमारे पास एडवर्टाइजिंग और एक होती है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपके पास वो मेथड्स आते हैं, टीवी का मेथड आ गया, न्यूज़पेपर का आ गया, सोशल मीडिया का। सेल्स प्रमोशन इज मोर लाइक बाय वन गेट वन फ्री, लॉयल्टी कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स और इस तरह के प्राइजेस वगैरह, दी स्टफ, या बॉक्सेस के अंदर कभी कभी स्पेशल गिफ्ट भेज देना। दैट इज आवर पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स आपका वो जो 4 P's होते हैं, आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनका जो मिक्स बनता है, मार्केटिंग राइट मिक्स बनता है आपके प्रोडक्ट के लिए, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर इज वरीड दैट NWA has a high level of debt as its main source of finance is bank loans। हमें पता चला है कि जो मेनली ये सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं ना, वो डेट से, यानी बैंक से लोन्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो लेवल ऑफ डेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एक ऐसी कंपनी जिसका लेवल ऑफ डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया हो तो उसकी जो मार्केट के अंदर कोई रेपुटेशन होती है उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपका डेट ऑलरेडी इतना ज्यादा हो तो अगर आपको मजीद फाइनेंस की जरूरत हो तो कोई भी बैंक आपको डेट मजीद नहीं देता। वो समझते हैं कि यार ये इनसे अभी तक पिछला डेट नहीं पे किया गया, पे बैक नहीं किया गया, ये हमारा डेट किस तरह से पे करेंगे। प्लस मार्केट के अंदर भी आपकी जो इमेज होती है ओवरऑल वो इतनी अच्छी नहीं होती। वो समझते हैं कि इनके पास अपने इतने पैसे नहीं है जो इन्होंने इतने बाहर से पैसे लिए हुए हैं। The organizational chart of NWA has many levels of hierarchy with narrow spans of control। लेवल ऑफ hierarchy बहुत ज्यादा है with narrow span of control। span of control की मैं छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। span of control was the number of subordinates working under a person। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक बंदे के नीचे कम लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लेवल्स ऑफ हायरार्की बहुत ज़्यादा है, यानी कि चेन ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। चेन ऑफ कमांड की भी थोड़ी सी ब्रीफ बता देता हूँ, वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे। चेन ऑफ कमांड होता है कि कितने लेवल्स के थ्रू आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप से बॉटम में पास कर रही है। अगर तो चेन ऑफ कमांड आपका बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत लोगों के थ्रू आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे वाले लोगों तक आ रही है, तो उसका मतलब आपके लेवल्स ऑफ हायरार्की। आपका जो टोल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो हमेशा नैरो होता है, कभी भी वाइड नहीं होता। जो वाइड स्ट्रक्चर होते हैं या वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो भी वाइड होता है। इसको हम आगे मुझे डिस्कस करते हैं। कुछ उसने टेबल 3.1 दी है जिसके अंदर उसने कॉस्ट एंड प्राइस डाटा फॉर टिपिकल NWA फ्लाइट दी है, जिसमें प्राइस पर कस्टमर दी $40, फिक्स कॉस्ट $2000, वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर हमें पड़ी है $24। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे 200 है। एक एरोप्लेन की बात कर रहा होगा कि हम उसमें प्राइस इसे चार्ज करते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी 2000 होती है, जो मतलब बेयर आपने करनी ही करनी है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट एक कस्टमर हो, 10 कस्टमर हो या 200 कस्टमर हो। और वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर जो कि कस्टमर सेट से बढ़ते जाएंगे उनके साथ साथ हमारी कॉस्ट राइज करेगी, वो $24 है। पहला पार्ट है डिफाइंड ब्रांड इमेज, तो हम सीधा यहाँ से चले जाते हैं अपनी मार्केटिंग सीन में। अवार्ड 2 मार्क्स फॉर फुल डेफिनेशन, अवार्ड 1 मार्क फॉर पार्शियल डेफिनेशन। इसकी फुल डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी फुल डेफिनेशन है यूनिक नेम ऑफ अ प्रोडक्ट दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। एक यूनिक नेम होता है प्रोडक्ट का
एक ब्रांड इमेज, एक इमेज हम इसको क्या कहते हैं कि एक यूनिक नेम होता है प्रोडक्ट का, जो कि डिस्टिंग्विश करता है उसको फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स और ब्रांड। एक यूनिक नेम जो डिस्टिंग्विश करता है योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड। पार्शियल डेफिनेशन इज समथिंग दैट मेक द प्रोडक्ट इजी टू रिकॉग्नाइज। इसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर टिपिकल एनडब्ल्यूएफ फाइट शो योर वर्किंग, मतलब ब्रेक इवन मांग रहे हैं। ब्रेक इवन अभी तक हमने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली वही अप्लाई होना है। इस कि किस तरह से निकलता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिखता हूँ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इन्होंने दी हुई है, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दी हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होती है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक और होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है, और ब्रेक इवन निकालने के लिए आपने अपनी कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देना फिक्स कॉस्ट से। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 40, माइनस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर वो 24, इसका आंसर आ जाएगा 16। तो 16 हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। अब हम निकालते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, फिक्स सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा। ये फिक्स कॉस्ट ऊपर आती है, कंट्रीब्यूशन नीचे आती है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला करें तो हमारी फिक्स कॉस्ट देखते हैं कितनी थी। फिक्स कॉस्ट थी 2000, कंट्रीब्यूशन हमने निकाली है 16, 2000 डिवाइड बाई 16 कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 4 और 5 और 2 और 2 125। 125 हमारा आंसर है, ये हमारा ब्रेक इवन है। 125 का मैं थोड़ा सा मतलब ये बता देता हूँ कि हमें अपने एरोप्लेन में 125 कस्टमर्स बिठाने होंगे, तभी हम अपनी टोटल कॉस्ट को खत्म कवर करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर 125 कस्टमर से थोड़े से भी कस्टमर्स कम हुए तो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी वो कवर ही नहीं होगी। तो 125 कस्टमर्स लाजमी अगर आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपकी कॉस्ट कवर होंगी, फिर आप 126 कस्टमर के ऊपर प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, अदरवाइज आपके लॉस 125 से नीचे रहे तो लॉस में रहेंगे। ये मोटा मोटा ब्रेक इवन का मतलब होता है। इसको हम जब इसका टॉपिक प्रॉपरली करेंगे तब इसको मजीद क्लियर करेंगे। आगे क्वेश्चन वो पूछ रहा है एक्सप्लेन आउटलाइन टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स। कह रहा है आउटलाइन टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर एनडब्ल्यूए ऑफ हाई लेवल ऑफ डेट। कह रहा है दो प्रॉब्लम्स बताएं जो एनडब्ल्यूए को फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यू टू हाई लेवल ऑफ डेट। आउटलाइन टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर एनडब्ल्यूए ऑफ हैविंग हाई लेवल ऑफ डेट। अब इसके अंदर ऑब्वियसली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो हमने पॉइंट्स लिखने हैं और साथ ही हमने दो एप्लीकेशन के पॉइंट्स भी लिखने हैं, क्योंकि इधर अब एनडब्ल्यूए का जिक्र हो रहा है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट उसने लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू अरेंज एडिशनल फाइनेंस। तो ये पॉइंट मैंने वैसे भी बताया था कि जब ऑलरेडी आपका बैंक लोन बहुत ज्यादा हो, तो ऑलरेडी आपका डेट लेवल इतना ज्यादा हो, तो जो मजीद अगर आपने एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस लेना हो तो जो अगले बैंक्स होते हैं ना, दे आर नॉट विलिंग दैट मच। वो उनको डर लगता है कि ये पता नहीं हमें पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसके आगे उसने एप्लीकेशन लिखी हुई है स्पेशली एज इट्स मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर बैंक लोन। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ।
तो ये मेरी प्रॉब्लम नंबर वन थी, इसको मैंने लिखा डब्ल्यू में फेस डिफिकल्टी टू अरेंज एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एज द बैंक्स मे बी reluctant टू ऑफर फर्दर लोन्स कंsidering द हाई लेवल ऑफ डेट ऑफ डब्ल्यू। अब हम प्रॉब्लम टू को देखते हैं मार्किंग स्कीम में से। दूसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है दैट कुड बी हाई कॉस्ट ऑफ रीपेमेंट हाई एक्सपेंसेस, जो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डेट है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इतनी ज़्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट पे करेंगे तो हो सकता है इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर डब्ल्यू ए टू कीप द प्राइसेस एट $40, क्योंकि उसने कहा था वो टूरिस्ट को लो प्राइस में टिकट देते हैं। अगर उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो सदा अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दें। The second problem for WA or having high level of debt would be the higher cost of repayment or the higher interest expenses that can make it harder for WA to keep the low price of $40। ये बात दूसरा मेथड explain how two methods of sales promotion could increase sales for NWA। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसमें एक दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे नॉलेज के, जो दो मेथड्स आप एक्सप्लेन करेंगे सेल्स प्रमोशन के, विच कुड भी उसने पहले लिखा हुआ स्पॉन्सरशिप, फिर उसने लिखा हुआ शॉर्ट टर्म डिस्काउंट्स या स्पेशल ऑफर्स, फिर लॉयल्टी स्कीम्स, फिर कॉम्पिटिशन्स एंड आफ्टर सेल सर्विस भी इसमें आता है, गिफ्ट्स भी इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद दो मार्क्स आपको मिलेंगे जब आपने एक रेलेवेंट रेफरेंस बिजनेस के बारे में लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है बिजनेस के, कोई ऊपर से केस में से कोई फैक्ट्स वगैरह कोई फिगर्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। देन दो मार्क्स मिलेंगे आपको एनालिसिस के, विच इज योर रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन। तो पढ़ते हैं। स्पॉन्सरशिप करवाएं इवेंट्स या क्लब्स के अंदर अपनी, इट कैन हेल्प बूस्ट इट्स रेपुटेशन, ये इसका एनालिसिस हो गया। देयर बाय हेल्पिंग फर्दर इंप्रूव इट्स ब्रांड इमेज, इसको मैं लिखता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे स्पॉन्सरशिप्स WA can hold sponsorships in events and clubs which would improve its brand image and customer retention. This is important when uh, NWA brand image is already suffering due to high level of debts। तो ये मेरा आंसर हो गया। मैंने लिखा WA can hold sponsorship or in events and clubs which would improve its brand image and customer retention। एनालिसिस मैंने पहले ही दे दिया। This is important when NWA brand image is already suffering due to high level of debts। important है कि उसकी brand image improve करे, क्योंकि already high level of debts की वजह से उसकी जो brand image है वो सफ़र कर रही है। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट्स नहीं है, स्पेशल ऑफर्स थे which would be aimed at the tourist as more people are able to afford and willing to buy as it is cheaper। ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं लॉयल्टी स्कीम सच एज फ्रीक्वेंट फ्लाइंग प्रोग्राम टू इंकरेज कस्टमर्स टू रिटर्न मैनी टाइम्स। आप उनको लॉयल्टी स्कीम्स दे सकते हैं अपने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आपके साथ आपके प्रोग्राम्स के अंदर इंगेज होते हैं, ताकि वो बार बार आपके सर्विसेज को इस्तेमाल करें। तो इसमें से जो सेकंड पॉइंट स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट और शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट्स वाला पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि शॉर्ट टर्म प्राइस डिस्काउंट्स दें मजीद अपने टूरिस्ट को, बिकॉज they are already attracted to the cheaper prices and they would be more attractive towards the discounts and special offers। इसके बाद ही हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो कहता है डू यू थिंक, अब इसका NWA से कोई जिक्र नहीं है, ये कह रहा है डू यू थिंक दैट हैविंग मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की का मतलब है टॉल लेवल ऑफ हायरार्की इज द बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ लार्ज बिजनेस। कह रहा है कि जो
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेवल्स ऑफ हायरार्की बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या वो बेस्ट है फॉर लार्ज बिजनेस? अब हमने इसको, इस आंसर को लिखना है पर्सपेक्टिव किसी लार्ज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिखना है। इसके लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशंस बनाई हुई हैं ताकि हमारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ हायरार्की टोल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। इसकी हम एक इमेज भी देख लेते हैं ताकि बेस्ट क्लैरिटी आ जाए हमें। ठीक है, ये, या इससे बेहतर ये वाली इमेज है, ये वाली। ये जो ऊपर वाला है, ये है टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो लेवल्स ऑफ हायरार्की कितनी ज्यादा है। पहली हायरार्की ये है, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4, लेवल ऑफ 5। जितनी लेवल्स ऑफ हायरार्की इसके अंदर ज्यादा है उसकी वजह से इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की लुक है वो बहुत ज्यादा टोल है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर लेवल ऑफ हायरार्की बहुत कम है। लेकिन इसके अंदर हम अगर एक चीज नोट करें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं। एक टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया और एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। मैंने बताया था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स दैट आर डायरेक्टली वर्किंग अंडर अ वन पर्सन। अब इधर अगर हम प्रॉपरली देखें तो टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा है। मतलब एंड पे आके भी एक बंदे के नीचे मुश्किल से दो तीन बंदे काम कर रहे हैं। ऊपर भी देखें तो एक बंदे के नीचे दो बंदे काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग अंडर अ पर्सन आर अ बिट लो। बट ऑन दी अदर हैंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस बंदे के नीचे कितने का काम कर रहे हैं, एक दो तीन चार, और उसके नीचे एक बंदे के नीचे एक दो तीन चार पाँच छः सात, काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा इनका नैरो होता है। और जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं इनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है हमेशा वाइड होता है। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। लेकिन हम उसको पहले पढ़ते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। अ टोल हायरार्की हैज मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने अपनी इस इमेज के अंदर देखा कि टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लेवल्स ऑफ हायरार्की बहुत ज्यादा है। Employees report to supervisors who report to higher managers, creating a long chain of command। कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो सबसे नीचे वाले एम्प्लॉयज हैं, ये अपने सुपरवाइजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ये अपने मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ये अपने असिस्टेंट सॉरी ये अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ये मैनेजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, फिर मैनेजर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं और वो सीईओ को कम्युनिकेट करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना जिसके अंदर इतने ज्यादा स्टेप्स हैं इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। के कम्युनिकेशन के स्टेप्स कितने ज्यादा। तो टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल तो नैरो होता है, लेकिन जो चेन ऑफ कमांड होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। बहुत स्टेप्स के बाद आपकी इंफॉर्मेशन पास डाउन होती है। फॉर एग्जांपल ये ओनर है, इसने कुछ मैसेज भेजना है इस बंदे को, पहले ये डायरेक्टर को भेजेगा, फिर ये मैनेजर को भेजेगा, डायरेक्टर मैनेजर को भेजेगा, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को भेजेगा, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर को भेजेगा, सुपरवाइजर एम्प्लॉय को भेजेगा। तो चेन ऑफ कमांड बहुत ज्यादा इसका लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चेन ऑफ कमांड की डेफिनेशन पढ़े। चेन ऑफ कमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। The order in which decisions, instruction, and information move in a business. A long chain of command means slower communication and decision making. A shorter chain means faster decision, which could lead to confusion। है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अभी हम देखते हैं ये हमारा हो गया क्या, चेन ऑफ कमांड। कि जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका चेन ऑफ कमांड बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक इन्फॉर्मेशन आते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, सही मैसेज नीचे नहीं पहुंच पाता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे देखें तो इसका चेन ऑफ कमांड बहुत ज्यादा शॉर्ट है। सिर्फ तीन चार मैनेजमेंट लेयर्स अगर इस बंदे ने, मेन बंदे ने कम्युनिकेट करना है इम्प्लॉय से तो इसको सिर्फ इसको बताना पड़ेगा, उसको इसको बताना पड़ेगा और उसको इसको बताना होगा। दो तीन स्टेप्स के अंदर सबसे जो टॉप का बंदा है वो सबसे बॉटम वाले बंदे से रीच आउट कर लेता है। तो इसका शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है। लेकिन शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होने की वजह से फायदा क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस फास्ट होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस फास्ट होने की वजह से एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी।
A flat hierarchy has fewer management levels. ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, लीडिंग टू अ शॉर्टर चेन ऑफ कमांड। अगर मैं फिर से एक बार बताऊं तो टॉल हायरार्किकल स्ट्रक्चर या टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, नंबर ऑफ वर्किंग वर्कर्स वर्किंग नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर अ पर्सन आर लो। लेकिन अगर मैं बात करूं वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। जैसे फिर इमेज को देखते हैं, ये देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा लोग नीचे काम कर रहे हैं एक बंदे के। लेकिन चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास करना है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्विफ्ट होती है। ये भी हमने पढ़ लिया। अब कब देखते हैं कि इसका क्या कम्युनिकेशन पे क्या फर्क पड़ता है। इन टॉल हायरार्की डिसीजंस टेक लॉन्गर बिकॉज इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू मैनी लेवल्स। ऑब्वियसली पूरी इंफॉर्मेशन पास करेगी तो फिर डिसीजन होगा, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इन फ्लैट हायरार्की डिसीजंस आर मेड क्विकली बट मैनेजर्स हैव मोर पीपल टू सुपरवाइज मेकिंग इट हार्डर टू कंट्रोल एवरीथिंग। जो हमारे पास फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें देखा जाए तो कम्युनिकेशन तो बड़ी जल्दी मूव कर रही है, लेकिन इसके अंदर सीन ये हो रहा है कि और जिसकी वजह से डिसीजन भी जल्दी लिए जाएंगे, लेकिन नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा वाइड है। उसकी वजह से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मोटिवेशन और एफिशिएंसी पे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टॉल या फ्लैट होने से मोटिवेशन, इंप्लॉइज की मोटिवेशन पे क्या फर्क पड़ता है। इन अ टॉल स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज में फील डिस्टेंट फ्रॉम टॉप मैनेजर्स रिड्यूसिंग मोटिवेशन। ये जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो ये वाला एम्प्लॉय होगा ना, इट विल ही विल फील सो मच डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन। और जब इतना डिस्टेंट फील करेगा ना, वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं फील करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा। तो इनकी मोटिवेशन थोड़ी सी कम होगी। ऑन दी अदर हैंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो ये वाला बंदा होगा, ही इज वेरी नियर टू दिस पर्सन, द टॉप पर्सन, द बॉटम पर्सन इज वेरी नियर टू द टॉप पर्सन, hence their motivation levels would be high. In flat structure, employees may feel more involved but might lack career growth opportunities. इसको हम इग्नोर करते हैं करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ, अगर समझ आ गया तो ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो बंदा है ना टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा सा काम बेहतर करेगा ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये काम बेहतर करेगा ये इस पोजीशन में, ये काम बेहतर करेगा ये इस पोजीशन में, ये काम बेहतर करेगा ये इस पोजीशन में। यानी करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, हायरार्किकल लेवल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये बंदा इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम होती है। अब बात करते हैं डेलीगेशन एंड कंट्रोल के बाद। पहले बात करते हैं डेलीगेशन क्या होती है। अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर है, सारा कुछ में रिवाइज हो रहा है, और मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से करने की कोशिश करवाई है। डेलीगेशन पे बात करें तो डेलीगेशन मीन्स गिविंग टास्क टू एम्प्लॉयज। डेलीगेशन का मतलब होता है कि गिविंग टास्क टू एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो अगर उसने अपना कोई काम अपने किसी नीचे वाले एम्प्लॉय को देता है, तो हम कहते हैं कि उसने अपना टास्क डेलीगेट किया। और डेलीगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हम डेलीगेट करता है मैनेजर, तो जो नीचे वाला एम्प्लॉई होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है कि यार इसने मुझे टास्क दिया, ही इज मतलब ही फील्स दैट आई एम वर्दी ऑफ दिस। फिर जो एम्प्लॉय जो मेन जो डेलीगेट करता है, जो मैनेजर डेलीगेट करता है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उसका जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है, वो अपनी कोर टास्क पे ज्यादा फोकस कर पाता है, जिससे अल्टीमेटली एफिशिएंसी बेहतर होती है। इन अ टोल hierarchy, managers supervise fewer people, meaning less delegation and more direct control. टोल हायरार्की के अंदर क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होता है, टोल हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होता है, तो कम लोग हैं जो मैनेजर ने अपने नीचे जिनको ओवरसी करना है, जिनको कंट्रोल करना है, जिनको मैनेज करना है, तो वो यूजुअली अपने टास्क को इतना डेलीगेट नहीं करता क्योंकि उसके पास लोग ही कम होते हैं, तो उसकी वजह से उसके पास जो कंट्रोल होता है वो काफी ज्यादा रहता है, इंप्लॉइज के ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहता है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसके नीचे काम कर रहे हैं वो कम है। इसी तरह इन फ्लैट स्ट्रक्चर managers oversee many employees, obviously बहुत ज्यादा employees होते हैं, requiring more delegation but potentially losing control। delegation तो इधर ज्यादा हो जाती है, motivation ज्यादा हो जाती है, लेकिन इधर लूज करने का भी बहुत ज्यादा वो होता है, चांसेस होते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स के साथ। जो ऑटोरेटिक लीडर्स होते हैं ना, दे प्रेफर टोल हायरार्कीज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज का सजेशन नहीं लेते, जो खुद डिसीजन लेते हैं कि डू एक्स डू वाई, इनके ये प्रेफर करते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि उनका जो कंट्रोल है ना वो हमेशा बना रहे। ठीक है, मैं फिर से पढ़ाता हूँ।
प्रेफर टॉल हायरार्कीज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। स्ट्रिक्ट कंट्रोल तब ही बन सकता है जब आपके नीचे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो थोड़े से कम हो। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो वाले लीडर्स प्रेफर करते हैं जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। दे प्रेफर फ्लैट स्ट्रक्चर्स इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू शेयर आइडियाज एंड मेक डिसीजंस। तो ये हम अपनी, जरूरी नहीं है कि एक लार्ज बिजनेस के लिए, जैसे कि उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था, अगर हम क्वेश्चन में वापस जाएं कि क्या एक लार्ज बिजनेस के लिए टोल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या जिसके मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है। अगर तो उसका लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक है तो ठीक है, फिर ये मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की वाला या टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला काम दे देगा। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक है तो नहीं, वो फिर आपको फ्लैट की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसका आंसर है वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले हम मार्किंग स्कीम से पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ों की समझ आ गई है। हैविंग लेवल्स ऑफ हायरार्की, टॉल हायरार्की मींस अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। ऑब्वियसली चेन ऑफ कमांड आपकी लॉन्ग होगी, which can slow down communication as message have to pass through many levels to reach the intended person, which could slow decision making। तो वो यही बात कर रहा है कि लो हाई लेवल ऑफ हायरार्की की वजह से आपका टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जो आपकी चेन ऑफ कमांड होगी, जो आपकी चेन ऑफ कमांड होगी जिससे इन्फॉर्मेशन पास कर रही है, वो जो चेन जिससे इन्फॉर्मेशन पास करी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो कर जाएगा, एज इट कैन स्लो डाउन कम्युनिकेशन। ठीक है। मैसेजेस हैव टू पास थ्रू मेनी लेवल्स टू रीच द इंटेंडेड पर्सन। जब स्लो कम्युनिकेशन होगी तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी स्लो होगी। ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, सीनियर मैनेजर्स आर मोर रिमोट फ्रॉम एम्प्लॉयज विच कैन डीमोटिवेट एम्प्लॉयज एंड लोअर एफिशिएंसी। ये वही वाली बात है ना जो हमने मोटिवेशन के अंदर पढ़ी थी, कि जो ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं दे आर वेरी वेरी रिमोट एंड डिस्टेंट फ्रॉम दीज एम्प्लॉयज। हैंस दीज एम्प्लॉयज मे नॉट फील दैट मच important, and their motivation levels can reduce। ultimately जब motivation reduce करेगी तो उनकी efficiency reduce करेगी, output कम produce होगा। तो ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है मैनेजर्स हैव फ्यूअर एम्प्लॉयज टू सुपरवाइज। ये फायदा है, विच कुड रिजल्ट इन फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेलीगेशन। इसको हम आगे से इग्नोर करते हैं, ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। इसको जो मैं रेड कर रहा हूँ इसको हम इग्नोर करेंगे। हम इसको यूं पढ़ेंगे, मैनेजर्स हैव फ्यूअर एम्प्लॉयज टू सुपरवाइज, तो दे कैन हैव अ वेरी वेरी गुड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम, एंड दे कैन प्रिवेंट मैनी मिस्टेक्स। क्योंकि ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और अगर उनमें से कोई एक मिस्टेक कर दे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कम लोग होंगे तो उनको मैनेज करना आसान होगा। फिर इसके बाद ये है कि लेकिन टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है। फिर कह रहे हैं हैविंग अ वाइडर स्ट्रक्चर वुड लीड टू अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। ऑब्वियसली जब वाइडर स्ट्रक्चर होगा, अच्छा उसने अब इसमें हमसे ये नहीं कहा था कि आपने सिर्फ इस पे बात करनी है, आप दोनों पे बात कर सकते हो, लॉन्ग वाले पे भी और वाइड वाले पे भी बात कर सकते हो। तो वो कह रहा है हैविंग अ वाइडर स्ट्रक्चर वुड लीड टू अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड, ईच मैनेजर हैव टू बी रिस्पांसिबल फॉर मोर पीपल व्हिच वुड मीन मैनेजर्स कैन लूज कंट्रोल। ठीक हो गया। दो पॉइंट्स टोल के लिख लो, एक वाइड का लिख लो, दो वाइड के लिख लो, एक टोल का लिख लो। तीन पॉइंट्स लिखने हैं, दो भी लिख सकते हैं, एक टोल का लिख लो, एक वाइड का लिख लो। अब इसकी जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। नो, as it could depend on the leadership style of the manager. If they have an autocratic style, a tall structure may be better, as this will allow them to have a greater control over what are the employees in a large organization। तो वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि ये लार्ज बिजनेस है तो या स्मॉल बिजनेस है, ये मैटर करता है कि लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो ऑटोक्रेटिक है तो टॉल सूट करेगा, अगर तो डेमोक्रेटिक है तो फिर आपका फ्लैट स्ट्रक्चर सूट करेगा। अब इसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है।